Hello everyone, I am here with the fifth chapter of class 7th history and the name of the chapter is rulers and buildings. So student class 7 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग के साथ मैं आपके सामने हूँ. रूलर्स का मतलब होता है शासक और बिल्डिंग्स का मतलब होती है इमारतें. सो इस चैप्टर में हम शासक और उनसे रिलेटेड इमारतों के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फिगर 1 शोज़ द फर्स्ट बालकनी ऑफ द कुतुब मीनार. जो फिगर 1 है वो कुतुब मीनार के पहली बालकनी को प्रदर्शित करता है. कुतुबुद्दीन ऐबक हैड हिज कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1199. तो इसकी जो इसको कंस्ट्रक्टेड यानी कि इसको निर्माण किसने करवाया था, इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और 1199 में कराया था. नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकनी बाय द स्मॉल आर्चेज एंड जियोमेट्रिक डिज़ाइन. क्योंकि जो बालकनी है उसके नीचे छोटे छोटे जो मेहराब हैं, आर्चेस यानी कि मेहराब जो हैं, और ज्यामितिक रूपरेखा यानी कि जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है, इसके नमूने को आप देखो. कैन यू सी 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन अंडर द बालकनी. क्या आपको बालकनी के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं. इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख होता है. दीज आर इन अरबिक, ये अरबिक में है. नोटिस दैट द सर्फेस ऑफ द मीनार इज़ कर्व्ड एंड एंगुलर. ये भी ध्यान दीजिए कि जो मीनार का बाहरी हिस्सा है वो घुमावदार और कोणीय है. कर्व्ड यानी घुमावदार और एंगुलर का मतलब होता है कोणीय. प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच अ सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रिसिशंस. ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए बहुत ज़्यादा परिशुद्धता की आवश्यकता होती है. प्रिसिशन यानी परिशुद्धता. ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क. केवल बहुत ही ज़्यादा मंझे हुए जो क्राफ्ट पर्सन है वही ये काम कर सकते हैं. रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ द स्टोन और ब्रिक 800 ईयर्स अगो. इस बात को ध्यान रखिएगा कि 800 ईयर्स अगो बहुत कम ही बिल्डिंग जो बनी थी वो स्टोन या ब्रिक्स की बनती थी. What would have been the impact of a building like the Qutub Minar on observers in the 13th century? 13th century में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वालों का क्या प्रभाव पड़ा होगा. Between the 8th and the 18th centuries, kings and their officers built 2 kinds of structures. 8 और 18th century के बीच में जो राजा थे और उनके जो अधिकारी थे उन्होंने 2 तरह की इमारतों का निर्माण कराया. You can see this is the कुतुब मीनार. The first were fort, palaces, garden, residence and tombs. Safe protected the grandiose places of rest in this world and the next. पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल और मकबरे थे. The second were structure meant for public activity including temple, mosque, tanks, wells, कारवांसराय एंड बाज़ार्स. दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय और बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी. किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स एंड बाई मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर देयर यूज़ एंड कम्फर्ट रूलर्स होप टू विन देयर प्रेज. राजाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगी तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण कराकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज ऑल्सो कैरिड आउट बाई अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स. इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किए जाते थे. दे बिल्ड टेम्पल्स, मॉस्क एंड वेल्स. वो टेम्पल, मॉस्क और वेल्स बनवाते थे. हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लार्ज मैंशंस यानी हवेली ऑफ मर्चेंट्स हैज सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम द 18th सेंचुरी. परंतु घरेलू स्थापित व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18th सेंचुरी से ही मिलने शुरू होते हैं. इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन. इंजीनियरिंग स्किल यानी कौशल और कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य. मोनूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन. स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का पता चलता है. टेक समथिंग लाइक रूफ फॉर एग्जाम्पल. छत का ही एक उदाहरण ले लेते हैं. वी कैन मेक दिस बाई प्लेसिंग वुडन बीम्स और अ स्लैब ऑफ स्टोन अक्रॉस 4 वॉल्स. हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की शतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं. बट द टास्क बिकेम डिफ़िकल्ट इफ़ वी वॉन्ट टू मेक अ लार्ज रूम विद एन एलोबोरेटेड सुपर स्ट्रक्चर.
लेकिन ये काम उस समय बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है जब हम एक विस्तृत सुपर स्ट्रक्चर यानी अधिरचना वाले बड़े से रूम का निर्माण या कक्ष का निर्माण करवाना चाहते हैं। दिस रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड यानी परिष्कृत स्किल यानी कौशल की ज़रूरत पड़ती है। Between the 7th and 10th centuries, architects started adding more rooms, doors and windows to building. 7th और 10th सेंचुरी के बीच में जो वास्तुकार थे यानी आर्किटेक्चर थे, भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और लकड़ियाँ बनाने लगे। Roofs, door and windows were steel made by placing a horizontal beam across two vertical columns, a style of architecture called Trebete or the corbelled. छत, दरवाजे और खिड़कियाँ अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज लगाकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की ये शैली अनुप्रस्थ या टोडा निर्माण कहलाती थी। कॉर्बोल्ड यानी टोडा निर्माण। बिटवीन द 8th and 13th century, the Trebete style was used in the construction of the temple, mosque, tombs and in the building attached to the large stepped wells यानी बावली। 8 से 13 सेंचुरी के बीच जो मंदिर, मस्जिद, मकबरे और सीढ़ीदार कुआं यानी कि बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ है। Two technologies and stylistic developments are noticeable from the 12th century. 12th सेंचुरी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधित परिवर्तन दिखाई देते हैं। फर्स्ट, द वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर एबव द डोर्स एंड विंडोज वॉज समटाइम्स कैरिड बाई आर्चेस। दरवाज़ों और खिड़कियों ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। दिस आर्किटेक्चर फॉर्म वॉज कॉल्ड द आर्क्यूएट। और इस तरह की वास्तुकला को यानी आर्किटेक्चर को आर्क्यूएट यानी चापाकार कहा जाता था। सेकेंड, लाइमस्टोन सीमेंट वॉज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। निर्माण कार्य में चूना पत्थर लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर का प्रयोग बढ़ गया था। दिस वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट विच व्हेन मिक्सड विथ स्टोन चिप्स हार्डन्ड इनटू द कॉन्क्रीट। ये उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। दिस मेड कंस्ट्रक्शन अ लार्ज स्ट्रक्चर्स ईजियर एंड फास्टर। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। टेक अ लुक एट द कंस्ट्रक्शन साइट इन फिगर 6। फिगर 6 में आप देखिए बिल्डिंग, टेम्पल, मॉस्क एंड टैंक्स। मंदिर, मस्जिद और हौज मतलब टैंक यानी हौजों का जो निर्माण होता था। सो टेम्पल एंड मॉस्क वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेस ऑफ द वर्शिप। मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वो वर्शिप के प्लेस थे। दे वर ऑल्सो मीन टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड द डेवोशन ऑफ द पैट्रॉन यानी कि जो भक्ति भाव है, तो वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। टेक द एग्जाम्पल ऑफ द राजराजेश्वरा टेम्पल। एन इंस्क्रिप्शन मेंशन दैट इट वॉज बिल्ड बाई किंग राजदेवा फॉर द वर्शिप ऑफ द हिज गॉड राजराजेश्वरम। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर को ले सकते हैं। एक अभिलेख में इस बात का संकेत से मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना के लिए करवाया था। नोटिस हाउ द नेम्स ऑफ द रूलर एंड द गॉड वर वेरी सिमिलर। इस बात को ध्यान दीजिए कि किस तरीके से राजा और उसके देवता का नाम काफ़ी मिलता जुलता है। द किंग टुक द गॉड्स नेम बिकॉज इट वॉज द ऑस्पिशियस यानी शुभकारी, मंगलकारी, एंड ही वॉन्टेड टू अपीयर लाइक अ गॉड। राजा के इस तरह के नाम इसलिए रखता था क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं ईश्वर के रूप में अपने आप को दिखाना चाहता था। थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड ऑनर्ड अनदर। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता यानी कि राजा राजदेव दूसरे देवता का सम्मान करता था। द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाई किंग्स। जितने बड़े बड़े टेम्पल्स थे वो किंग्स के द्वारा बनाए जाते थे। द अदर लेसर डाइटीज इन द टेम्पल वर गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ द एलाइज एंड सबऑर्डिनेट ऑफ द रूलर। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। द टेम्पल वॉज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाई द किंग एंड हिज एलाइज। As they worshipped their deities together in the royal temple, it seemed as if they brought the just rule of the gods on earth.
जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया है। मुस्लिम सुल्तान एंड पातशाह डिड नॉट क्लेम टू बी इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार ऑफ गॉड, बट पर्सियन कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शैडो ऑफ द गॉड। चूँकि मुस्लिम सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। एन इंस्क्रिप्शन इन द कुवैत इस्लाम मॉस्क explained that God chose Alauddin as a king because he had the qualities of Moses and the Solomon, the great lawgivers of the past. दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थीं। द ग्रेटेस्ट लॉगिवर एंड आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ चियोस एंड इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड सिमेट्री। उसने अव्यवस्था को दूर करके, क्योस यानी अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलित कायम करा। As each new dynasty came to power, king wanted to emphasize his moral right to be rulers. सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। Constructing places of worship provide rulers with the change to proclaim their close relationship with God, especially important in an age of rapid political change. उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। रूलर्स ऑल्सो ऑफर्ड पैट्रोनेज टू द लर्न एंड pious and tried to transform their capitals and cities into great cultural centers that brought fame to their rule and their reign. शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उसके शासन तथा राज्य को ख्याति मिलती थी। It was widely believed that the rule of a just king would be an age of the plenty when the heavens would not withhold rain. व्यापक समझ ये थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। At the same time, making precious water available by constructing tanks and reservoirs was highly praised. इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश won universal respect for constructing a large reservoir just outside Dilli-e-Kuhana. It was called the Hauz-e-Sultani, or the King's Reservoir. सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कुनहा के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करा के व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। रूलर्स कैन यू फाइंड इट ऑन अ मैप फर्स्ट इन द चैप्टर 3? क्या आप इसको चैप्टर 3 में देख सकते हो मैप फर्स्ट में। रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड रिजर्वायर बिग एंड स्मॉल फॉर यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल। और उसके साथ ही साथ जो शासक थे वो बड़े या छोटे टैंक और रिजर्वायर को बनवाते थे सामान्य लोगों के इस्तेमाल के लिए। सम टाइम दीज टैंक एंड रिजर्वायर वर पार्ट ऑफ अ टेम्पल, मॉस्क और अ गुरुद्वारा। कभी कभी ये किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे। वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड? टेम्पलों को क्यों नष्ट किया जाने लगा? बिकॉज किंग्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डेवोशन टू गॉड एंड देयर पावर टू वेल्थ। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक्ड ऑन अनदर्स किंगडम दे ऑफन टारगेटेड दीज बिल्डिंग्स। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन, संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। In the early 9th century, when the Pandya king Srivallabh invaded Sri Lanka and defeated the king Sena I, the Buddhist monk and chronicle Dhammakirti noted he removed all the values. The statue of the Buddha made entirely of gold in the jewel palace and the golden image in the various monasteries यानी मठ, all these he seized.
नाइन्थ सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब पांड्य राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन फर्स्ट को पराजित किया, तो उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वे ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। The blow to the pride of the Singhali ruler had to be avenged, and the next Sinhalese ruler, Sen II, ordered his general to invade Madurai, the capital of the Pandyas. सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन सेकंड ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। द बुद्धिस्ट क्रॉनिकल नोटेड दैट द एक्सपेडिशन मेड अ स्पेशल एफर्ट टू फाइंड एंड रिस्टोर द गोल्ड स्टैच्यू ऑफ द बुद्धा। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। Similarly, in the early 11th century, when the Chola king Rajendra first built a Shiva temple in his capital, he filled it with prized status seized from defeated ruler. An incompleted list include a sun pedestal from the Chalukyas, a Ganesha statue, and the several statues of Durga, a Nandi statue from the eastern Chalukyas, an image of Bhairava and Bhairavi from the Kalingas of Orissa, and a Kali statue from the Palas of Bengal. इसी तरह 11th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण कराया, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं यानी स्टैचू से भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थी, जिसमें चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव यानी शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वॉज अ कंटेम्प्ररी ऑफ राजेंद्र फर्स्ट। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन। तो जो सुल्तान महमूद था गजनी का, वो राजेंद्र फर्स्ट का समकालीन था। ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स इन द कॉन्टिनेंट ही अटैक्ड द टेम्पल्स ऑफ डिफीटेड किंग्स एंड लूटेड देयर वेल्थ एंड आइडल्स। Sultan Mahmud was not a very important ruler at that time, but by destroying temples, especially the one at Somnath, he tried to win credit as a great hero of Islam. In the political culture of the Middle Age, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the places of worship of defeated rulers. भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया और उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद को कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। गार्डन, टोम्स एंड फोर्ट्स यानी कि बागीचे, टोम्ब यानी मकबरे और फोर्ट यानी किले। अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मुगलों के अधीन वास्तुकला में और अधिक जटिलता हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, बाबर डिस्क्राइब हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट formal gardens placed within the rectangular walls enclosures and divided into 4 quarters by artificial channels. अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भाग में विभाजित आयताकार अहाते में होते थे। औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने का खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। These gardens were called Chahar Bagh, 4 gardens, because of their सिमेट्रिकल डिवीज़न इनटू क्वार्टर्स। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाएं। 4 बाग बनाने की परंपरा बिगनिंग विद अकबर, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चहार बाग वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर एंड शाहजहां इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली।
चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। There were several important architectural innovations during Akbar's reign. For inspiration, Akbar's architects turned to the tomb of his Central Asian ancestor Taimur. अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकला नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली। The central towering dome and the tall gateway became important aspect of Mughal architecture, first visible in Humayun's tomb. The tomb was placed in the center of a huge formal Chahar Bagh and built in the tradition known as Eight Paradises or Hast Bihist, a central hall surrounded by 8 rooms. The building was constructed with red sandstone edged with white marble. हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराब प्रवेश द्वार यानी पिष्टक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के रूप में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अर्थात हस्त बिहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर भी थे। It was during Shah Jahan's reign that the different elements of Mughal architecture was fused together in a grand harmonious synthesis. His reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. The ceremonial hall of public and private audience, means Diwan-e-Aam, Khasi or Aam, were carefully planned. Placed within a large courtyard, these courts were also described as Chihil Sutun, your 40 pillars halls. शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष जैसे दीवाने आम और दीवाने खास की योजना बहुत सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून तथा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। Shahjahan's audience hall were specially constructed to resemble a mosque. The pedestal on which his stone was planted was frequently described as the Qibla, the direction faced by Muslims at prayer. Since everybody faced that direction when court was in session, the idea of the king as a representative of God on earth was suggested by these architectural features. शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला यानी कि नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की जो दिशा होती है कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर मुँह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इम्पीरियल कोर्ट वॉज एम्फेसिस बाई शाहजहां इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया था। बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन वेयर अ सीरीज ऑफ पिट्रे ड्यूरा इनलेज दैट डिपिक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फियस प्लेइंग द ल्यूट। पित्रा ड्यूरा एक जड़ाऊ काम था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रा ड्यूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फिशियस को वीणा बजाते हुए, ल्यूट यानी वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां ऑडियंस हॉल एम्ड टू कम्युनिकेट दैट द किंग्स जस्टिस वुड ट्रीट द हाई एंड द लो एज इक्वल, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वेयर ऑल कुड लिव टुगेदर इन हार्मोनी। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रहेंगे। In the earlier years of his reign, Shahjahan's capital was at Agra, a city where the nobility had constructed their homes on the bank of the river Yamuna. These were set in the midst of formal garden constructed in the Chahar Bagh format. The Chahar Bagh garden also had a variation that historians describe as the riverfront garden. In this, the dwelling was not located in the middle of the Chahar Bagh, but at its edge, close to the bank of the river.
शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाया था। इसका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। Shahjahan adapted the riverfront garden in the layout of the Taj Mahal, the grandest architectural accomplishment of his reign. शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकला उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई थी। Here the white marbles mausoleum was placed on a terrace by the edge of the river and the garden was to its south. यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनवाया गया था। नदी पर सभी नोबल्स की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस कलात्मक रूप को विकसित किया था। शाहजहां developed this architectural form as a means to control the access of the noble head to river. In the new city of Shahjahanabad that he constructed in Delhi, the imperial palaces commanded the riverfront. Only specially favored nobles like the eldest son Dara Shikoh were given across to the river. All others had to construct their homes in the city away from the river Yamuna. दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा पात्र नोबल्स जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। रीजन एंड एम्पायर, क्षेत्र व साम्राज्य। As construction activity increased between the 8th and 18th centuries, there was also a considerable sharing of ideas across region. The tradition of one region was adopted by another. 8 और 18th सेंचुरी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों में इस बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। इन विजयनगर, फॉर एग्जाम्पल, द एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स वर strongly influenced by the style of the architecture found in the adjoining sultanates of Bijapur and Golconda. In Vrindavan near Mathura, temples were constructed in architectural style that were very similar to the Mughal palaces and Fatehpur Sikri. एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र में अपनाई गईं। एग्जाम्पल के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकला शैली फतेहपुर सिकरी के मुगल महलों से मिलती जुलती थी। द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स दैट ब्रॉट डिफरेंट रीजन अंडर देयर रूल हेल्प इन दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इसमें कलात्मक रूपों से वास्तुकलात्मक शैलियों के को मिश्रित करने में मदद मिली। मुगल रूलर्स वर particularly skilled in adapting regional architectural style in the construction of their own buildings. मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। In Bengal, for example, the local rulers had developed a roof that was designed to resemble a thatched hut. The Mughal liked this Bangla dome so much that they used it in their architecture. The impact of the other regions was also evident. In Akbar's capital at Fatehpur Sikri, many of the buildings show the influence of the architectural style of Gujarat and Malwa. एग्जाम्पल के लिए बंगाल में स्थित शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों ने इसे बांग्ला गुंबद कहा है। ये इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका उपयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव स्पष्ट है। अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। Even though the authority of the Mughal rulers mounted in the 18th century, the architectural style developed under their patronage was constantly used and adopted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdom. 18th सेंचुरी में मुग़ल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए तो ये शैली अपनाई।
थैंक यू एवरीवन।